अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशिमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई फाइनेंशियल मार्केट, जो कि दुबई की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। आपको पता है कि हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे इसमें डिस्कस करते रहते हैं कि आप किस तरीके से अपने पैसिव इनकम को शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पैसिव इनकम की जर्नी को शुरू कर सकते हैं, कैसे आप लोग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स और प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे अवेलेबल है यूएई में, उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। जो वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स या प्लेटफॉर्म्स है वो है यूएई के स्टॉक मार्केट की। वीडियो में हम बात करेंगे दुबई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जो कि दुबई फाइनेंशियल मार्केट के नाम से है, डीएफएम के नाम से है। और इस पर मैंने मल्टीपल वीडियोस भी बनाई हैं प्रीवियसली, जिसमें मैंने डीएफएम के ब्रोकरेज फर्म्स को डिस्कस किया है, डीएफएम के डिफरेंट स्टॉक्स को डिस्कस किया है, डीएफएम एंड एडीएक्स जो दूसरी अबू धाबी एक्सचेंज के नाम से जो अबू धाबी की स्टॉक मार्केट है उससे कंपैरिजन किया है। लेकिन आज हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डीएफएम ने 11 ईयर्स का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे हैं इस वक्त। 5400 प्लस पॉइंट्स पे आ गई है। लास्ट ईयर इट वाज द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज अक्रॉस जीसीसी, जैसे कि हम लोगों ने अपनी डीएफएम एंड एडीएक्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इस दफ़ा 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की क्लोजिंग में इसने अपने 11 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विच मीन्स कि इन्होंने अभी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। ऑल्दो थोड़ा सा टाइम शुरू के फर्स्ट 2 मंथ्स में प्रॉब्लमेटिक थे, फर्स्ट 3 मंथ्स में इनफैक्ट चैलेंजिंग थे, क्योंकि ट्रंप की जो ओवरऑल प्रेसिडेंसी की शुरू के फर्स्ट डेज में उन्होंने जो एक अनसर्टेनिटी सी बना के रखी टैरिफ एंड ट्रेड वॉर की वजह से, तो इस वजह से डीएफएम के ऊपर भी इम्पैक्ट आया, परफॉर्मेंस वगैरह, ऑफ कोर्स थोड़े से रिटर्न्स वगैरह नीचे हुए, स्टॉक मार्केट नीचे गिरी, आपकी स्टॉक की वैल्यूज़ गिरी है नीचे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो इन्होंने वापस रिबाउंड किया है, और ख़ासतौर पे लास्ट टूवर्ड्स मार्च और अब अप्रैल में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट 4 मंथ्स में इन्होंने अपना रिकॉर्ड पिछले 11 सालों का तोड़ दिया है, विच इज़ इन इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा हूँ वो मैं स्पेसिफिकली इंडेक्स की बात कर रहा हूँ जो दुबई फाइनेंशियल मार्केट का है, जिसको हम DFMGI बोलते हैं, दुबई फाइनेंशियल मार्केट जनरल इंडेक्स, जिसने 5400 पॉइंट्स प्लस का रिकॉर्ड तोड़ा है अपना, 11 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है अपना, और इसकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो DFM का मैं बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूं कि DFM $246 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एग्जिस्ट करती है। इट्स सिग्निफिकेंट, ऑल्दो लिस्टेड एंटिटीज सिर्फ 60 या 65 के करीब हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा IPOs हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नई कंपनीज यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, जो अगर आप इस तरीके से देखें कि लास्ट 12 मंथ्स में ही काफ़ी बड़े बड़े IPOs हुए हैं DFM के हवाले से भी एंड यूएई मार्केट ओवरऑल में भी। और इस पर हम लोगों ने कवर भी किया है, मैंने इस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं। फॉर इंस्टेंस तलबत का IPO हुआ था, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेक IPOs जो पूरे इस मार्केट में हुआ है। सेकेंडली अभी बिल्कुल रिसेंटली दुबई होल्डिंग्स की रीट का अनाउंसमेंट हुआ है, विच इज़ दुबई होल्डिंग्स बेसिकली जिनको नहीं पता वो मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफली अगर बताऊँ, दुबई होल्डिंग्स बेसिकली दुबई गवर्नमेंट एंड जो रॉयल फैमिली दुबई की, उनकी अपनी जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अक्रॉस दुबई, उसका रीट उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करके उसमें भी शेयर होल्डर बन सकते हैं। बीइंग ए यूएई रेजिडेंट आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकें। देखें, बीइंग ए यूएई रेजिडेंट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ग्लोबल ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपनी होम कंट्री की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप अपनी जो रेजिडेंट कंट्री है जिधर आप एक्सपर्ट हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको DFM में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? देखें, आप जितना क्लोजली इस कंट्री में रह रहे हो, आप इधर की इकोनॉमी को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यार ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टेबल इकोनॉमी है, बहुत सारे सेक्टर्स नए खुल रहे हैं, आप देख रहे हो ई-कॉमर्स ग्रो कर रहा है, आप देख रहे हो कि डिलीवरी के जो कंपनीज हैं लाइक तलबत, ये ग्रो कर रहे हैं, कितनी एक्सपेंशन हो रही है इनकी। आप देखते हो कि रियल एस्टेट बूम हो रहा है, तो रियल एस्टेट में कितने सारे डेवलपर्स हैं जो कि DFM में लिस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल इमार, आप देखते हो सालिक ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जो कि टोल मैनेजमेंट कंपनी है यहाँ पे, और उसने अपने टोल्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए हैं। पहले अगर 4 दरम पड़ते थे तो अब 6 दरम से हैं। पी कार्ड्स के और ज़्यादा है उसमें है, ऑफ पी कार्ड्स, इन सब चीज़ों में उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो आपको पता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा टोल गेट्स बन रहे हैं, डिफरेंट एरियाज़ में ये लोग और एक्सपेंड कर रहे हैं। दुबई की डिफरेंट एरियाज़ में सालिक टोल्स लगेंगे, तो इसका मतलब ये है कि सालिक और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आपको पता है कि पार्किंग के नाम से जो उन्होंने IPO किया था कुछ टाइम पहले, पी कार्स एंड ऑफ पी कार्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, उसमें उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू ग्रो करेगा। अगर रेवेन्यू ग्रो करेगा दोस्तों, तो ऑफकोर्स चांसेस हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, चांसेस हैं कि उनके डिविडेंड भी बढ़ेंगे, चांसेस हैं कि डिविडेंड बढ़ने और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की वजह से लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे उसकी स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगी। इसी तरीके से आपको पता है कि देवा या फिर
आपकी डिफरेंट जो कंपनीज हैं, डू हो गई फॉर एग्जांपल, टेलीकॉम जाइंट है आपका, आपका एतिसलात हो गया, ये वो कंपनीज हैं जो कि आप रोज़ाना की बेसिस पे इंटरेक्ट करते हो, रोज़ाना की बेसिस पे आप इनके बारे में आप जानते हो, और आपको पता है कितनी ज़्यादा इस इकोनॉमी में ये लोग इंटीग्रेटेड हैं, एम्बेडेड हैं, और आपको पता है कि कितना ज़्यादा इनका इम्पैक्ट है यूएई की इकोनॉमी में। और दोस्तों, मैं हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ जिनकी अंडरलाइंग वैल्यू होती है। मैं ट्रेडिंग पे भरोसा नहीं करता। मैं ट्रेडिंग के लिए यूएई की और खासतौर पे डीएफएम मार्केट नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत स्लो होती हैं। इस तरीके से नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में आप देखते हो कि ट्रेडिंग एकदम से स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है फिर नीचे गिर रही है, बहुत क्विकली वो है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। लिस्टेड एंटिटीज ऑफकोर्स कम है, लोगों का इन्वेस्टमेंट जो मूवमेंट होता है वो कम है। तो लॉन्ग रन के होराइजन में अगर आप रखें, लॉन्ग टर्म होराइजन अपना रखें, और लॉन्ग रन में अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने आते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं कि किस तरीके से मेरी कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल सालिक में मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी बताई थी, शेयर की थी आप लोगों के साथ कि मुझे कितना अच्छा रिटर्न मिला। इसी तरीके से डिफरेंट दूसरी कंपनीज हैं जिधर से बड़ा फायदा हुआ है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, उसकी अंडरलाइंग वैल्यू आप कैसे देख सकते हो। और ये मैं बहुत आपको वैसे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनल आप कोई इन्वेस्टर हो, आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट हो तो ही आपको स्टॉक प्राइस का पता चलेगा। इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। आप एक कॉमन रेगुलर इन्वेस्टर हो जो कि 9 to 5 जॉब करता है, 9 to 6 जॉब करता है, उसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। बेसिक फंडामेंटल्स आप देखो, कोई ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट आपको पता हो कि अच्छा है, सर्विस अच्छी है, आपको पता है यूएई की मार्केट में वो बूम कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मैं हमेशा इन कंपनीज को प्रेफर करता हूँ। मैं उनकी अंडरलाइंग वैल्यू देखता हूँ। मुझे पता है कि देवा एक मोनोपोली है, देवा की प्राइस ऊपर जानी ही है, या उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू ने उसने जनरेट करना ही है, उसमें प्रॉफिटेबल होना ही है, गवर्नमेंट बैक्ड है। इसी तरीके से सालिक हो गई, इसी तरीके से इमार हो गई। मुझे पता है रियल एस्टेट बूम कर रहा है, यहाँ पे रियल एस्टेट बूम कर रहा है, जिसका मतलब कि जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो भी फाइनलाइज हो रहे हैं, जो भी लॉन्च हो रहे हैं, और डिफरेंट फेजेस में हैं, जिसके बाद उनकी और वैल्यू बढ़ेगी। डिविडेंड अलग से ये सारी कंपनीज देती हैं और अच्छा डिविडेंड देती हैं दोस्तों। मैंने अभी तक जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट सब ने मुझे डिविडेंड दिया है। इसके अलावा आप दूसरे सेक्टर्स में जाके देख सकते हो। स्पिनीज का आईपीओ हुआ था कुछ टाइम पहले। स्पिनीज जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता है कि एक वेल इंटीग्रेटेड, एक वेल डेवलप्ड सुपरमार्केट चेन है जो कि यूरोपियन एक्सपर्ट्स को और प्रीमियम क्लास कंज्यूमर्स को कैटर करता है। आपको पता है कि वो कितने टाइम से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मार्केट में काम कर रहा है। तो आपको ये जो कंपनीज हैं जिनका आपको पता है कि एक्सपेंशन कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, इकोनॉमी में इंटीग्रेटेड हैं, प्रॉफिटेबल हैं, इनकी आपके आईपीओज हो रही हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करो ताकि आपका भी फायदा हो। क्यों? देखिए दोस्तों, आप अपनी पैसिव इनकम इससे जनरेट कर सकते हो। आप इन्वेस्ट करते हो, आपको पता है आज नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इनकी वैल्यू होना बढ़ना है। सालिक फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ विद इन 1 ईयर में ही मुझे 40% उसने रिटर्न दिया। 42% रिटर्न इज वेरी गुड, स्पेशली व्हेन इट इज इन धर्म टर्म्स और यूएसडी टर्म्स, क्योंकि आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन में उसका इम्पैक्ट नहीं होता। आपको पता है धर्म यूएसडी से पैक्ड है। सो दोस्तों, मेरा पॉइंट ये है सिर्फ कि अगर आप यहाँ पे यूएई में एक्सपर्ट के तौर पे रहते हैं और इधर आप काम करते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इधर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आपने कोई लॉट साइज जिसको परचेज करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 शेयर परचेज करना है, 2 परचेज करने हैं, आप फ्रैक्शनल शेयर ओनरशिप रख सकते हो, आप फ्रैक्शनल शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, अगर वो फॉर एग्जांपल 500 दिरहम से मंथली, आप 500 दिरहम से इन्वेस्ट करो। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आज नहीं, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद आपके वो वैल्यू उसकी बढ़ेगी। और वो ऑफ कोर्स आपको पता है इन्फ्लेशन भी यहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड है, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, 3-4% है। तो आपको पता है कि अगर आपको 20% 25% रिटर्न मिलते आता है तो आपको उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपने बेसिकली वेल्थ जनरेट करना शुरू कर दी है। सो दोस्तों, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यूएई की स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी का फ़ायदा उठाना सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलेगा, आपको यहाँ की स्टॉक मार्केट को इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रही है अपनी लोकल जायंट्स को, लोकल कंपनीज को कि वो अपनी स्टॉक मार्केट में आईपीओज करें, स्टॉक मार्केट में ओपन करें अपनी कंपनीज को, फाइनेंशियल बुक्स ओपन करेंगे, कंपनीज लिस्ट होंगी। इससे फ़ायदा उनकी स्टॉक मार्केट की ओपनिंग से आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेंगी, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाओगे जो कि आप रोज़ाना देखते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर सालिक में मैंने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे पता है कि सालिक को मैं रोज़ाना पे कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 20-25 दिरहम महीने में। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे जस्ट फॉर एग्जांपल 500 दिरहम्स उसको सालिक को पे कर रहा हूँ, तो वो 500 दिरहम्स में सालिक के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूँ, उससे इवेंचुअली मुझे फ्यूचर में फ़ायदा ही हो जाएगा। तो जो अमाउंट मैं उधर खर्च कर रहा हूँ एस्ट्रॉल रेवेन्यू जनरेट करने में, वो मैं उसकी शेयर ओनरशिप में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिसके बाद मेरे पास वो शेयर
मतलब इवेंचुअली मुझे फ़ायदा ही देगा। बात बस आपको बताता चलूँ कि देखिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। लेकिन मैंने जो देखा है, खास तौर पे अगर मैं यूएई की स्टॉक मार्केट की बात करूँ, मैंने बहुत सारे आईपीओ को कवर किया है डिफरेंट वीडियोज़ में। तो मैं उसमें बताऊँ आपको अगर कि आईपीओ के बाद अगर आप इन्वेस्ट करो तो नॉर्मली ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आईपीओ में एक सेंटीमेंट होता है। कंपनी अनाउंस करती है अपनी पब्लिक ऑफरिंग को एक सर्टेन प्राइस पे। उसके बाद जो है सेंटीमेंट होता है। मेजॉरिटी आईपीओ जो अभी तक यूएई में मैंने देखे हैं वो ओवर सब्सक्राइब हुए और उन्होंने अपने जो ऑफरिंग है उसको बढ़ा भी दिया। लेकिन इवेंचुअली होता ये है कि स्टॉक टाइम हो जाता है तो वो स्टॉक की सेंटीमेंट थोड़ी सी नीचे आती है, नॉर्मलाइज रैशनलाइज होती है, जिसके बाद वो प्राइसेस उस इनिशियल ऑफरिंग से कम हो जाती हैं, जो मैंने अभी तक यहाँ देखा है। फॉर एग्जाम्पल तलबत की बात करें, या एडीएक्स में लुलु हुआ था उसकी बात करें, या इवन अभी जो रिसेंटली दुबई होल्डिंग्स रीट का आईपीओ हुआ है उसकी अगर बात करें, तो मतलब सारों की प्राइसेस थोड़ी थोड़ी नीचे ही हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बजाय आप बाद में इन्वेस्ट करें, तो आपको पता चल जाता है थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा, थोड़ी सी प्राइस नीचे आएगी, तो उसमें आपकी सेविंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉन्ग रन में आपको सस्ता स्टॉक मिलेगा जो इवेंचुअली ग्रो करेगा। मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ ग्रोथ पे कि यार ये ग्रो करेंगे, ये कंपनी सारी ग्रो करेंगी। वो इस वजह से क्योंकि देखें दुबई की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये दुबई में वेल इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहता है हमेशा कि यार अगर आपकी कोई कंपनी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है सिग्निफिकेंटली, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। अब तलबत है वो ई कॉमर्स में, क्विक कॉमर्स में अकाउंट फॉर करते हैं। स्पिनीज़ है वो आपकी सुपर मार्केट चेन में आती है। दुबई होल्डिंग्स रीट की बात करें अगर, तो वो आपकी एक रियल एस्टेट से लिंक्ड उसमें आती है। अगर एमआर की बात करें तो वो आपकी रियल एस्टेट में आती है। अगर हम देवा की बात करें तो यूटिलिटीज़ की उसमें आती हैं, सेक्टर्स में आती हैं। अगर हम डू की बात करें तो वो आपकी ऑफ कोर्स उसमें आती है, टेलीकॉम सेक्टर में आती है। तो डिफरेंट कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल बैंक्स की बात कर लें, एडीसीबी हो गया, एमएस एनबीडी हो गया, ये सारे बैंक्स के सेक्टर में आते हैं। तो आप डिफरेंट सेक्टर्स का एक पूल बनाओ जिसमें आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपकी पूरा हर सेक्टर ही आपका नीचे जा रहा हो। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ब्रॉडली डाइवर्सिफिकेशन है जो आपको जोग्राफिकली देखनी है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, इंडिया की स्टॉक मार्केट में, अपनी होम कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, डेवलपिंग इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू ईटीएफ्स, सर्वा बराका के थ्रू, और ख़ास तौर पे अपनी जहाँ पे आप रेजिडेंट हो या एक्सपैट हो उसकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो एक आपकी वैसी एक ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन है। फिर आप सेक्टर वाइज विद इन दैट स्टॉक मार्केट डाइवर्सिफाई करते हो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। इससे आपको फायदा ये होता है कि आपकी अगर कोई भी एक सेक्टर नीचे जा रहा है तो आप उसकी परफॉर्मेंस की वजह से या अंडर परफॉर्मेंस की वजह से बैलेंस ऑफ कर देते हो किसी ऐसे सेक्टर से जो कि ओवर परफॉर्म कर रहा हो। क्योंकि मैं एक 9 to 6 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान हूँ, तो मैं हमेशा पैसिव इनकम को ही प्रेफर करता हूँ। मैं एक्टिवली स्टॉक पिकिंग में टाइम नहीं लगा सकता उस तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे और भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं मंथली एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसको बोलते हैं, मैं उस तरीके से करता हूँ। मंथली बेसिस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ उन स्टॉक्स में जिनका मुझे पता है कि ये ग्रो करेंगे, जो ये वेल इंटीग्रेटेड हैं और इनकी अंडरलाइंग वैल्यू है, उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अब कभी कभार वो स्टॉक्स नीचे होते हैं जब मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, कभी वो ऊपर होते हैं, कभी मुझे महंगा मिल जाता है, कभी सस्ता मिल जाता है। लेकिन वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप उसको बैलेंस आउट या एवरेज आउट कर देते हो। तो जिन मंथ्स में आपको सस्ता मिला, जिन मंथ्स में आपको महंगा मिला, वो एवरेज आउट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा हर मंथ इसी तरीके से करता हूँ। मैंने डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स को यूज़ भी किया है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है कि जिन पे मैंने 3 ब्रोकरेज फर्म्स को कंपेयर किया है जिनको मैं यूज़ करता हूँ। इंटरनेशनल होल्डिंग्स हो गई, बीएचएम कैपिटल हो गई और एक्सक्यूब हो गई। मगर मेरी प्रेफर्ड ऑप्शन मैं हमेशा एक्सक्यूब को करता हूँ, क्योंकि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, बैक्ड बाय ऑफ कोर्स रेगुलेटेड तो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये एक्सक्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज फॉर्म है, दिस इज बैक्ड बाय द दुबई गवर्नमेंट। इसको लॉन्च भी उन्होंने किया था। इस पे अगर हम बात करें ओवरऑल, तो मुझे ये भी एक फ़ायदा बेनिफिट नज़र आता है एक्सक्यूब से कि आपकी एक ही एप्लीकेशन, एक ही आपकी जो प्लेटफॉर्म है वो आपको एडीएक्स में और डीएफएम दोनों में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। और सेकेंडली इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। थर्डली ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारा कुछ यूई पास के थ्रू अपना एक्सेस कर सकते हो, यूई पास के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको डीएफएम में पहले एक अपना आईवेस्टर जो बोलते हैं कार्ड बनवाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अपना जो नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर है वो आपको चाहिए होगा, लेकिन वो भी सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है थ्रू यूई पास एंड एमरेट्स आईडी की आपकी अगर आपके पास हो। बाकी आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, कहीं आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, सारा कुछ ऑनलाइन है। आप आराम से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कि आपकी
जो ट्रांजैक्शन है उसकी ऑफ कोर्स आप कितना पे करोगे। एक चीज़ बता दूं मैं कि डीएफएम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 डिफरेंट टाइप्स की फीस देनी पड़ती है। एक ऑफ कोर्स ब्रोकरेज फर्म है जो कि ब्रोकरेज आपकी चार्ज करेगा, जो ब्रोकरेज फर्म है वो अपनी फीस चार्ज करेगा, मिनिमल से होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कंपैरिजन करने के लिए तीनों ब्रोकर्स को, आप उसको देखिएगा। जिस ब्रोकरेज फर्म में आप सूटेबल समझते हैं उधर आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। सेकेंडली वैट ऑफ कोर्स लगेगा 5%, तो वो तो अकाउंट फॉर हर जगह पे ही होता है, तो वो भी एक होगी। तीसरी चीज़ जो आपसे चार्ज करेगा डीएफएम, स्पेसिफिकली डीएफएम अपनी ऑर्डर फीस एक चार्ज करता है, तो पर ऑर्डर आपको 10 दिरहम्स वो एडिशनल चार्ज करेगा। अब अगर आपका टिकट साइज या आपकी जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो बड़ा है, फॉर एग्जांपल आप 1000 दिरहम्स इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो परसेंटेज में कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 दिरहम्स इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक में, तो ऑफकोर्स वो 10% आपको अकाउंट फॉर करेगा। तो ये आपको एक चीज़ देखनी है, इसको आपको अपने माइंड में रखना है कि 10 दिरहम्स इज अ फिक्स पर ऑर्डर ट्रांजैक्शन फीस जो कि डीएफएम चार्ज करता है। एडीएक्स में ऐसी कोई फीस नहीं है, लेकिन डीएफएम है, तो मैंने कहा आपको वो भी मैं बताऊँ। दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों ने डीएफएम में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, कौन से स्टॉक्स आप लोग चूज़ कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं जिधर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि मैं भी उसी इन्वेस्टमेंट में देखूँ, उनको वैल्यूएट करूँ। ऑफकोर्स ये एक शेयरिंग के लिए मैंने चैनल बनाया है जिसमें मुझे भी पता चलता रहे कि क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरीके के ऑप्शन होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ, ऐसे नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखता रहता हूँ जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, कोई ऐसे नया प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पे हम अपने पैसिव इनकम और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर सकें। सो दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, until next time, Allah Hafiz.